हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के जो है सभी टॉपिक जो है कवर कर किए जाएंगे। वो साइंस हो या मैथ हो या इंग्लिश हो। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर है साइंस का। इसमें हम लोग देखेंगे, क्या चीज़ें देखेंगे वो समझते हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। एग्ज़ाम जल्द होगा तो उसी को बेस रखते हुए फोकस में हम लोग चल रहे हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको समझ लेंगे। तो हम लोग किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ये समझते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में प्रतिक्रिया करके क्या करते हैं कि एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत अगर हम लोग देखें, किस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो हम इन चरणों के आधार पर कह सकते हैं। जब रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निष्कासन होता है और छेप बनता है, तो कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता आपको कि आप किन आधार पर कह सकते हैं कि कोई रासायनिक परिवर्तन हुई है, यानी कि प्रक्रिया हुई है रासायनिक। तो आप कह सकते हैं ताप में परिवर्तन और छेप में बनना, गंध बनना, गैस का जो है निष्कासन हो गया, रंग में परिवर्तन, ये सब चीज़ें जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसका दावा करती है। उदाहरण में अगर हम लोग देखें, लोहे पर जब जंग लग जाता है तो क्या हो जाता है, एक परत चढ़ जाती है उस पर। दूध का दही बनना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या हो रहा है, दूध से दही बन रहा है, उसका रंग रूप परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक समीकरण को लिखना हम समझते हैं। पहला है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या होता है, जिसमें अभिकारक और उत्पादों को शब्दों में लिखा जाता है, तो उसे हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। यहाँ जो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये अभिकारक है। अभिकारक हम लोग किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो है उत्पाद लिखते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको नजर आ जाएगा। बी देखें तो संकेत समीकरण है। मैग्नीशियम को हम लोग क्या लिखते हैं, Mg लिखते हैं, और जो है O2 ऑक्सीजन को लिखते हैं। यही ऑक्सीजन अभिक्रिया करके MgO बनाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब जो है रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करना समझेंगे। ये जो है यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण से क्वेश्चन फिक्स है, एक नंबरिया रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसी पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि क्या कहता है कि अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। कहने का ये मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, उसका द्रव्यमान, तत्वों के द्रव्यमान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ना उसका जो है विनाश होता है, ना ही उसमें जोड़ा जा सकता है। तो वो क्या होती है, एक ही रहती है। ये आपको ध्यान देना है। अब जो है संतुलित करने के चरण को हम लोग समझेंगे, कैसे संतुलित करते हैं। तो संतुलित समीकरण लिखना, तत्वों की संख्या का गिनना, गुणांक लगाकर संतुलन करना, ये सब चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो Fe देख रहे हैं प्लस H2O फेरस, और यहाँ पर अभिक्रिया करके Fe3O4 और H2 है। संतुलित रूप ये होगा। कैसे ये होगा, ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। नीचे दिया गया है, नहीं दिया गया है, आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट है इसलिए जोड़ मार रहे हैं। यहाँ पर फेरस के आगे इस जगह पर कुछ नहीं लगा है, तो ये एक है, आपको ध्यान देना है। Fe लोहा का सूत्र है ये दोस्तों। तो फेरस यहाँ पर एक है, और फेरस यहाँ पर कै गो है, 3 गो है। संतुलित रासायनिक समीकरण हम उन्हें कहेंगे जिसमें क्या कह सकते हैं कि अभिकारक में जो है परमाणुओं की संख्या और जो है उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब उसे हम लोग द्रव्यमान की संख्या, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देख रहे हैं फेरस में 1 है, और ये जो है यहाँ पर फेरस में 3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे 3 करने के लिए फेरस को इसके आगे 3 रख देंगे। ठीक है, इतना तो कर दिए हैं हम लोग। फेरस को ठीक करने के लिए 3 रख देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इसको भी 4 करना होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो ठीक है, बाकी यहाँ 2 है,
तो इसको 4 करने के लिए H के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, H के आगे हम लोग 4 लगा देंगे, ये आपको ध्यान देना है। जब H के आगे 4 लगाए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर 4 Na हो गया और Na 2 6 गो हो गया, यही तो हो गया, 4 2 6 गो हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं 1 था तो यहाँ पर 3 लगा दिए, ये हो गया काम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो यहाँ से भी हाइड्रोजन के आगे 4 लगा देंगे, यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर बराबर, काम क्लियर। तो हमने देखा यहाँ पर फेरस के आगे 3 लगाए क्योंकि यहाँ पर 3 था, और जो है ऑक्सीजन 4 था, इसलिए ऑक्सीजन के आगे नहीं लगा सकते हैं, ये पूरा यौगिक है तो ये पूरा के आगे हमने 4 लगाया, ये आपको ध्यान देना होगा। जब ये 4 लगाया तो ये 2 पहले से था तो 6 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही था तो 4 हमने लगाया तो 4 2 6 आगे बढ़ जाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझेंगे हम लोग। पहला आता है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान देना होगा। इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जो है एक अभिकारक यानी कि एक उत्पाद जो है यहाँ पर जब 2 या 2 से अधिक जो है पदार्थ मिलकर जो है एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ऐसा ही कह सकते हैं, संयोजन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कंबाइन किया जा रहा है, एक दूसरे को आपस में जोड़ा जा रहा है, एक दूसरे को संयोग किया जा रहा है, यानी कि जोड़ दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका उदाहरण ले लेंगे तो यहाँ पर CaO प्लस H2O, ये दोनों आपस में मिल रहा है तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं H2 प्लस O2 बराबर क्या हो गया, 2H2O। ये जो है आपको क्या चीज़ें हैं, ये बन गया आपको, ये भी एक जो है संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आगे बढ़ जाएंगे, ऊपर में हमने पढ़ा था, ये जो देख रहा है ना, ये संयोजन का नहीं है, आगे बढ़ेंगे। तो ये तो उदाहरण हमने दिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया इसे ही कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऊपर था कौन था, कंपोजिशन रिएक्शन था, जिसमें कि कंपोज किया जा रहा था, मिलाया जा रहा था 2 अभिकारक को, जो है एकल उत्पाद दिया जा रहा था मिलाकर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डीकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, वियोजन, इन्हें ही कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऊपर था संयोजन, नीचे अपघटन या वियोजन या डीकम्पोजिशन। यहाँ पर अभी रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोज, यानी कि एक पदार्थ जो है ये टूट रहा है और क्या कर रहा है, 2 जो है उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अभिकारक, एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पर, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि काली चूना एकरे कहते हैं। काली चूना के सूत्र आपसे पूछेगा तो ये जो है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर CO जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस निकलेगा, यानी कि ये जो देख रहे हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है क्या कर रहा है, एक जो है यहाँ पर अभिकारक है, एक अभिकारक है, आपको ध्यान देना है। यही अभिकारक जो क्या कर रहा है, टूट जा रहा है 2 उत्पाद में, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है विद्युत अपघटन, अगर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत अपघटन यही है। उदाहरण आपसे पूछ सकता है 2H2O जो है 2H2O, ये कोई खास नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ ये समझिए सीधा, ये भी जो है वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। 2H2O जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो ये जो है इसमें बदल जाएगा, H2O2 अलग हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। तीसरा है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये जो है क्या कर रहा है, जैसे ही नाम से पता चल रहा है, क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि अपने जगह से क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है। अपने जगह से क्या कर रहा है, दूसरे जगह पर भेज दे रहा है। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापित कर रहा है।
अगर इसको हम लोग आसानी भाषा में देखें तो ये क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको लिखने के लिए आएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ जाएंगे, इनका उदाहरण हम लोग देखें तो Zn यानी कि जिंक है, प्लस CuSO4 कैल्शियम सल्फेट है। यहाँ पर क्या कर रहा है, जिंक जो है क्या चीज़ें हैं, अधिक क्रियाशील तत्व, यहाँ पर कैल्शियम जो है कम क्रियाशील तत्व है। तो क्या कर रहा है, इसे जो है ये विस्थापित करके क्या कर रहा है, देखिए ये दोनों आपस में मिलल था, लेकिन क्या हुआ, तीसरा का यहाँ पर एंट्री हो रहा है, तो ये दोनों में से एक को तो भागना होगा, तो वही कैल्शियम क्या कर रहा है, भाग रहा है, अपने जगह छोड़ दे रहा है, यही है विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ जाएंगे, द्विविस्थापन बिल्कुल जो है उसी तरह से है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है अभिकारक और उत्पाद के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यहाँ पर जो है क्या होता है, ये जो है कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद और जिसमें अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का कहने का मतलब यहाँ पर जो है, ये जो देख रहे हैं यौगिक और ये यौगिक देख रहे हैं, ये आपस में कुछ चीज़ें अदला बदली कर लेंगे, यही समझिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आपस में है, ई है से कुछ एकरा दे देगा और ई है से कुछ एकरा दे देगा, यानी कि सामान के बदले सामान आप देखते होंगे, जैसे कि दुकान में गए तो अब पैसा दिए, उस सामान दिया, तो क्या होता है, आदान प्रदान हो जाता है कुछ चीज़ें। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद अपने आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 और BaCl2 है। Na2SO4 की बात हम लोग करें दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है, ये जो है SO4 यहाँ देख रहे हैं, और Ba जो है SO4 से मिल गया नान के, तो BaSO4, और ये जो है Na कहाँ चल गया, Cl से जाकर मिल गया, तो NaCl। अब ये आपको दिमाग में आ रहा होगा ये 2 काहेला लगावल है, तो हमने बताया था द्रव्यमान संरक्षण में ना द्रव्यमान का जो है ह्रास होता है ना उसका योग होता है, वो जितना है उतना बना रहेगा। तो हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना समझे थे, इसीलिए यहाँ पर 2 लगाए हैं। थोड़ा सा एक बार आप समझ लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं Na कै गो है, 2 गो है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लगा दिए थे। Cl 2 गो है, तो इसीलिए 2 लगाए थे, खाली NaCl था तो आगे 2 लगा दिए, बस यही चीज़ है। आगे बढ़ जाएंगे, अवक्षेप और अभिक्रिया इसी प्रकार के उदाहरण हैं। अवक्षेप अभिक्रिया इसी प्रकार के उदाहरण हैं। आगे बढ़ जाएंगे, ऑक्सीकरण या अपचयन की बात करें। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का निकलना होता है। अब जो है ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पर उपचयन हो गया दोस्तों, ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। अब ऑक्सीकरण को हम लोग कहेंगे, उपचयन भी कहेंगे। उपचयन मतलब ऊपर जा रहा है, ये आपको ऐसे रख सकते हैं, ऑक्सीकरण भी कर सकता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये आपको देख। ऑक्सीकरण में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन घसक रहा है। अपचयन को हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना है, इसमें दोनों साथ होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं, Cu प्लस H2 क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, घसक रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये जो है अभिक्रिया, इस प्रकार का अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। सीधा ये थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि ऑक्सीकरण जो है अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, और जो है अपचयन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा।
और जो है अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्या होगा, निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो इसे हम लोग रेडॉक्स की क्रिया कहते हैं। बाकी आगे बढ़िए, संक्षारण को समझ लीजिए थोड़ा सा। जब धातुओं पर जंग लग जाता है तो इस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। धातुओं पर जंग लगने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे, यानी कि कोरिशन कहेंगे। आपको ध्यान देना होगा नीचे। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लेना, चांदी आपसे पूछेगा कि चांदी पर किस रंग का जंग लगता है, ये ध्यान रखना है। तो चांदी पर काले रंग का जंग काले रंग का परत चढ़ना जंग लगता है, यानी कि चांदी पर काला रंग का जंग लगता है। तांबे पर किस रंग का जंग लगता है, आपसे पूछ सकता है कि हरी रंग का जंग किस धातु पर लगता है, तो तांबा आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ जाएंगे। जंग लगने की शर्तें क्या चीज़ें होती है, जंग कैसे लग सकता है, नमी के टच में रहेगा। आप देखते होंगे लोहे को हम लोग जब ज़्यादा समय तक बाहर रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। ऑक्सीजन होना चाहिए। इसको रोकथाम कैसे हम लोग कर सकते हैं, जंग लगने के लिए आप देखते होंगे गेट पर पेंट किया जाता है। यहाँ पर गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन और नमी को रोक दीजिएगा तो जंग नहीं लगेगा, बस इतना समझिए। अब जो है विकृत गंधिता क्या है, इसे समझ लेंगे हम लोग। तेल और वसा युक्त भोज पदार्थ में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, तेल एवं वसा युक्त भोजन का ऑक्सीकरण होकर खराब हो जाना क्या चीज़ है, व्यक्ति। जब हम कह सकते हैं विकृत गंधिता यानी कि रैनसिडिटी क्या चीज़ें हैं, तो ये हम समझेंगे कि जब खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, लंबे समय तक जो है खुले में रख देते हैं, लंबे समय तक रख देते हैं, तो क्या होता है, वो उसमें से गंध आने लगती है और वो जो है खाने योग्य नहीं रहता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। रोकथाम कैसे इसका कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए तो आपने देखा होगा कि जो है दुकान में आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसे बंद पैकेट डब्बा में आता है। ये कारण भी है, यहाँ पर वायु रोधक डब्बे का उपयोग करके फ्रिज में रखते हैं तो कुछ दिन चलेगा। एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो है हमने देखा सभी चीज़, चैप्टर खत्म। धन्यवाद।